अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी फिजिक्स क्लास है और जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका दूसरा नाम भी था दैट वाज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप आपका जो कंसेप्ट था उसके रिलेटेड, मतलब वो उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की थी कल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो रिवाइज भी किया हुआ होगा। मैंने आपको बोला था कि आप होमवर्क मुझे सेंड करेंगे, सिर्फ मुझे रोल नंबर 1 ने सेंड किया है और बाकी मुझे किसी का मिला नहीं। इसका मतलब है आप मैम लाइट दे रहे हैं। जी मैम जी। मेरा जो आंसर है ना वो कल का ही है, लेकिन उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। वो ये कि जो कंडक्टर होता है, अगर हम खाली उसको विदाउट द सोर्स लेंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तो सेम वोल्टेज होती है ना, उनको पता नहीं होता है हमें कहाँ जाना होता है। लेकिन जब हम उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, एक सोर्स के साथ लगाते हैं, तो उनको डिफरेंस मिलती है कि हाई पोटेंशियल से वो लो पोटेंशियल तक बढ़ जाते हैं। इसी की वजह से विद सोर्स जो है कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, तो विदाउट सोर्स कंडक्टर में फ्लो नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अच्छी बात है, माशाल्लाह आपको इतने सारे कंसेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो गए हैं, लेकिन आपको ये मुझे ऑडियो नोट में भेजना था। मैं मत कंसिडर करूंगी आप मुझे यहाँ पे जवाब बोलेंगे। चलिए हम आज का लेक्चर क्लास स्टार्ट करते हैं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं ये, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आप लोगों को याद हो, पता नहीं याद भी होगा कि 1 साल हो गया इस बात को, तो हम लोगों ने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक टॉपिक था हमारा सब टॉपिक, वो डिस्कस किया था। उसमें एक आ रहा था इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी डिटेल में पढ़ना है और हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसके लिए अगर हम रिलेशनशिप मतलब क्रिएट करें तो क्या रिलेशनशिप या क्या फॉर्मूला बनेगा। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी, हम लोग जब भी एनर्जी की बात बोलते हैं तो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू सम वर्क, ठीक है। तो एक किसी भी बॉडी के पास सलाहियत होना कोई भी काम करने के लिए, तो उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हमें इससे पता चलता है व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो परसों से मैं बोल रही थी, तो बेसिकली ये किसकी एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो क्या है, वो है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये टोटल वर्क करेगा, ठीक है, चार्जेस को मूव कराने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो टोटल वर्क करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। सपोज के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है। अब अगर ये सर्किट है, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे, मतलब कि इसमें हम सारे कनेक्शन जो है वो बनाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, इसका मतलब है कि जो चार्जेस है वो फ्लो हो रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे जब वो मूव हो रहे हैं तो उनको मूव होने के लिए उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो बेसिकली वो जब मूव हो रहे हैं तो हमें पता है कि वर्क जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स अप्लाई करना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो आपकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में तो दोनों फैक्टर्स सेटिस्फाई होते हैं, तो हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि वहां पे वर्क हुआ है, ठीक। तो जो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन, टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन किसने किया, वर्क डन करंट ने, मतलब कि करंट तो है ही, हमें पता है दैट इज व्हाट, दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। तो टोटल वर्क डन जो चार्जेस को मूव कराने के लिए हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे। और हम लोग ने ये कल देखा हुआ था कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनमें क्या हो जाता है, जिनमें जो ये करंट होती है, सॉरी, जिनमें ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टोटल वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो टोटल वर्क करेगी करंट,
ठीक है, या टोटल वर्क जो चार्जेस करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग को एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, क्योंकि अब अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमें पता होना चाहिए अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डिपेंडेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे है। क्योंकि आप देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक दैट क्वांटिटीज को हम लोग किसमें ये डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में, फिजिकल क्वांटिटीज से एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं, हम लोग उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक मैं कह सकती हूँ कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 5 kg का है। आप प्लीज अपनी माइक्स को म्यूट कीजिए। सलमान नजीर, सलमान नजीर म्यूट योर माइक। तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं कह रही थी ओके, सो मैं कह रही थी कि जब भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल से मेरे पास क्या है, मैस, मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है और मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, उसका जो मैस है दैट इज इक्वल टू 5 kg। सो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे वैल्यू भी एक्सप्रेस किया, यूनिट भी एक्सप्रेस किया, सो यस इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिनकी यूनिट्स नहीं होते, उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस इतना कह सकते हैं वो कम है या ज्यादा है, ठीक है। सो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते, वो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है सो इट इज ऑब्वियस इसका भी एक यूनिट होगा। और हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, किसमें, जूल में। एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज जूल। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी जो यूनिट होगा दैट विल बी जूल, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर हमें पता हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसकी डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स पे है, तो हम लोग एक रिलेशन या एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हम लोग किसी भी कंडक्टर में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कितनी है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से इसकी जो रिलेशनशिप है वो डिराइव करेंगे। ओके, सब लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, टोटल वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम लोग उसका रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, तो अगर मुझे उसमें देखना है कि कितना काम हुआ है, मतलब कितना वर्क डन हुआ है, मतलब कितना काम किया है चार्जेस ने, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं, जैसे अगर वो कंडक्टर जो है उसमें वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्क तभी हो सकता है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने क्रिएट की हुई होगी, मतलब कि जब हमने उस कंडक्टर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया होगा। सो इट मींस उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगी, और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर वी से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अब जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें करंट भी होगी, और हमें पता है करंट को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर आई से। इसके अलावा जब ये करंट फ्लो करेगी तो कुछ टाइम लगाएगी, तो कुछ किसी टाइम के लिए जो करंट है वो फ्लो हो जाएगा। सो उस टाइम को हम लोग लेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसके अलावा जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ठीक है, वो कितना चार्ज हो रहा है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोगों के पास ये सारा कुछ है, तो हम लोग अगर इसमें देखें उस कंडक्टर में करंट कितना होगा, तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि करंट जो है उसको हम लोग लेटर आई से डिनोट करते हैं, और जो करंट है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब अगर हमें किसी भी केस में किसी भी कंडक्टर में देखना होगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो होंगे। सो करंट जो है, करंट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम, ठीक है। अब जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस क्यू को, सॉरी इस आई को इस वाले साइड, या हम लोग सॉरी टी को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म होगी, इस तरीके से बनेगी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो चार्जेस है, ठीक है, वो कितने फ्लो हो रहे हैं, और वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज करंट एंड टाइम। सो Q इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसको मैं लेट कर लेती हूँ, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है।
उसके बाद अगर मैं मान लेती हूँ कि इन चार्जेस को मूव कराने के लिए जो काम हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं डिनोट करती हूँ, मतलब जो वर्क हुआ है उसको मैं लेट कर लेती हूँ, वो जो वर्क हुआ है उसको, वर्क डन को मैं डिनोट करती हूँ लेटर W से। मैं मानती हूँ कि W जो है, ठीक है, W वर्क हुआ है किसमें, चार्जेस को मूव कराने में। अब अगर चार्जेस को मूव कराना है हमें, सो इट मींस कि वहां पे हम लोगों को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तभी तो चार्जेस मूव होंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो इट मींस वहां पे क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, और वो क्या है, वो है V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर होती है किसको, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, मैंने रीअरेंज किया है, तो मुझे क्या मिला है, मुझे यहाँ से बेसिकली इस इक्वेशन से चाहिए था वर्क डन का वैल्यू। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, वो है बराबर, आपको दिखाई दे रहा है, वो है बराबर V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू जो है, इसको मैं इक्वेशन 2 रख लेती हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने किया, एक तो मैंने देखा कि चार्ज जो है वो किसके बराबर है, चार्ज मेरे पास बराबर है I इंटू टी, और मैंने यहाँ पे देखा वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है V इंटू क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, तो उसके बाद मुझे क्या मिला, वहां से मुझे वर्क का वैल्यू मिला, ठीक है। तो वर्क जो मेरा था वो किसके बराबर आया, वर्क इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपकी इक्वेशन 2 है, आप देखिए इक्वेशन 2 आपकी W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इसमें मैंने Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो मुझे इक्वेशन 1 से निकला, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा W इज इक्वल टू, वो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। इसको मैं इक्वेशन 3 रख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है ओम्स लॉ जो है, ठीक है, वो क्या कहता है, उसका जो स्टेटमेंट है दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, इसको मैंने रखा इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये जो ओम्स लॉ है, मतलब कि V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे V का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इक्वेशन 3 में। आप इक्वेशन 3 देख लीजिए, इक्वेशन 3 है W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। इसमें जो V है, V को हम लोग क्या करेंगे, V के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे I इंटू R। यानी कहाँ से लाया, ये हमने ओम्स लॉ से लाया, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो हमने V के बदले इसको वैल्यू जो था I इंटू R वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू व्हाट, आई आर किसके बदले, V के बदले, और I इंटू टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, I और I जो है ये लाइक टर्म्स है, तो वहां पे I इंटू I किसके बराबर आता है, I स्क्वायर, ठीक है। तो I इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर, और R में लिखूंगी इंटू R इंटू टी। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 5। तो वहां पे कितना काम हुआ है, वहां पे जो वर्क हुआ है, ठीक है, वो कितना हुआ है, वो हुआ है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। हम कह सकते हैं कि जो उस सर्किट में वर्क हुआ है, ठीक है, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो 3 फैक्टर्स क्या है, वो है पहला करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा टाइम, जो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो मैंने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं हमारे पास जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, या और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास है W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और हमें पता है ये जो इक्वेशन है हमारे पास दैट इज व्हाट, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको कह दूं, मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी कही थी तो अभी भी कह रही हूँ। तो बेसिकली जो ये वर्क डन हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला वर्क तभी हो सकता है जब एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे पहले भी बोला था इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वर्क डन दैट इज डन बाय द करंट। सो यहाँ पे जो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, तो फिर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है। क्या बन जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर टी।
ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर इतनी है तो उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हीट एनर्जी से। मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम डिनोट कर रहे हैं किससे, उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हम लोग हीट एनर्जी के लिए एच जो है वो यूज कर सकते हैं। और एच जो है वो हमारा किसके बराबर आएगा, दैट विल बी I² RT। तो अगर हमें अब कहीं पे भी मतलब हमारे पास अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा और हमें वहां पे बताया जाएगा कि आप कैलकुलेट कीजिए कि किसी भी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, और इतने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है और करंट इतना है, तो बताइए उसमें कितनी हीट एनर्जी जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो डिराइव किया। और हमने देखा कि अगर कोई कंडक्टर होगा हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी हीट एनर्जी में, तो उसके लिए भी इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। सो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही पे मैं कंक्लूड करती हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैम यहाँ से एक बार फिर से समझाइए प्लीज, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वाला जो आपने स्टेप किया ना वहां से। जी देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 3 रखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया कि हम अगर ओम्स लॉ को यूज करें, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यूज करें, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो जो V का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रहा है, क्या है वो मेरे पास, ये देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास है W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, ठीक है। फिर मैंने ओम्स लॉ से क्या लाया, V का वैल्यू, V का वैल्यू क्या है, I इंटू R। तो I इंटू R जो है ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कहाँ, यहाँ V के बदले, ठीक है। जब मैं V का वैल्यू क्या लिखूंगी, I इंटू R सब्स्टिट्यूट करके, तो मुझे क्या मिलेगा, ये W वापस आएगा, ये V के बदले क्या आएगा, I इंटू R, क्योंकि V बराबर है I इंटू R को, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी टर्म्स वापस खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। खाली V के बदले क्या लिखा, IR, और बाकी I वापस, ठीक है, और ये T वापस, ठीक है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे लाइक टर्म्स मेरी I और I थी, तो I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा, R वापस, T वापस, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन W इज इक्वल टू I² RT। तो W इज इक्वल टू I² RT क्या था, ये इतना वर्क हुआ है, ठीक है, चार्जेस को मूव कराने के लिए। अगर हमें ये 3 फैक्टर्स पता होंगे तो हमारे पास क्या आया, वर्क डन किसके बराबर हमें आया, I² इंटू RT, ठीक है। तो मैंने उसके बाद कहा कि हमने एज पर डेफिनेशन जो देखी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, कि वो क्या है, दैट इज टोटल वर्क डन। तो W टोटल वर्क डन ही है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी भी किसके बराबर होगी, I² RT, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसी को कन्वर्ट करना हीट एनर्जी में, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे मैं अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब उसको डिनोट करने के लिए EE, ठीक है। तो हीट एनर्जी के लिए क्या लेटर इस्तेमाल होता है, किससे डिनोट किया जाता है, H से। तो यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा H इज इक्वल टू I² RT। और यही इक्वेशन जो है वही कहलाती है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ वहां पे कैसे हो गया ये। यस मैम। ओके अगर इन केस आपके कोई और भी कंफ्यूजन रहते होंगे, मतलब यहाँ पे टाइम क्लास में कम होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप बंद भी हो तो आप मुझे नंबर पे ही मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके किसी और का कोई और सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड, किसी और का कोई क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर है। मैम एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारी ये बन गई ना इक्वेशन 5th, उसके नीचे हमने लिखा ना फिर H इज इक्वल टू I² R इंटू I है कि इंटू T है वहाँ। ये T है ये हो गया है I लेकिन है T, ठीक है। आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा, एक मिनट, ये यहाँ पे T है, ठीक है, दिस इज T, ठीक है। एक मिनट, इट इज राइटिंग एरर, इट इज T, ठीक है। ओके
ये मैंने वैसे यहाँ पे Yes, लिखा ma'am. हुआ था, वहाँ पे स्पेस कम थी, ठीक है, इट इज टी, और ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं है, ठीक है, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का ma'am. ध्यान हमें रखना होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो इक्वेशन है वो डिराइव होके आ जाएगा। अब अगर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूं बेस्ड ऑन दिस, तो आपको आएगी? यस मैम आप एक दिखाइए फिर हम कर सकते हैं उसके बाद। यस मैम। ओके कोई नहीं, अभी क्लास का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम भेजूंगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसमें जैसे 3 क्वांटिटीज जो है उनका वैल्यू दिया हुआ होगा, आपको चौथी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो आप एक ट्राई कीजिएगा, अगर आपको आया वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में वो प्रॉब्लम जो है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ओके ओके, इसी के साथ मैं आज की जो क्लास है वो एंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके। आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस मैम सुन रहे हैं। ओके हाँ, और जो मैंने आपको कल बोला था करंट का, वो आप डेफिनेशन मुझे बताएंगे। वो ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट है मुझे बताया ऑडियो में वहां पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बता रही है, और बाकी का पता नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप, देखिए ऐसा है कि जब हम पढ़ाते हैं तो बेहतर रहता है कि वो जो प्रोसेस है वो 2 वे हो, और अच्छा भी लगता है। तब वैसे लग रहा होता है कि हम लोग दीवारों को पढ़ा रहे हैं, ये मैं यहाँ से बोल रही हूँ, वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो इट इज बेटर आप हमेशा कोशिश करें कि आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपको तो भी मैम फायदा मैं होगा। सेंड करूँ आज? अच्छा अब आपको याद आया? मैम सॉरी। चलो इट्स ओके, मगर नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप सीरियसली लीजिएगा जो भी आपको क्लास टीचर बोलेगा, ठीक है, वो उसको सीरियसली लीजिए, ताकि आप भी मतलब जो आपने पढ़ाई है वो भी अच्छी तरीके से तब, क्योंकि जब आप मुझे वहां से ऑडियो भेजती मुझे समझ में आता आपके कितने कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको वहां पर रेक्टिफाई कर पाती, लेकिन जब आपने भेजा ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा आपके मन में क्या चल रहा है। ये वैसी बात हो गई, ठीक है। अब कोई नहीं, लोग अपना अपना ऑडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आप मुझे सब अपना अपना कहेंगे, ठीक है। तो मैं वेट कर रही हूँ आज शाम तक, ठीक है। चलिए मैं आपको 8 बजे तक का टाइम दे रही हूँ, अगर ग्रुप बंद भी हुआ तो आप मुझे नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। चलिए ओके, इसी के साथ मैं आज की क्लास जो है वो एंड कर रही हूँ, ठीक है। जी जी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।